गुड मॉर्निंग 11 क्लास। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में रिकॉन्सिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने उसके आई थिंक थ्योरी पढ़कर सवाल करने की कोशिश की होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके उसके बारे में पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों को तलपट के बारे में बता दूँ कि तलपट क्या होता है। तलपट से आशय खाता बही की एक ऐसी गणितीय सूत्र की जांच करने के लिए एक सूची बनाई जाती है, जिसमें हम जितने भी खाते होते हैं उनको डेबिट और क्रेडिट करके उनका योग लगाते हैं, उनकी शेष रकम को एक तालिका में के रूप में लिखते हैं। तलपट को शेष परीक्षण सूची या कच्चा आंकड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, तलपट में क्या करते हैं कि जो भी हमारी लेज़र की जो भी पोस्टिंग होती है, जो भी बैलेंस हमारे निकलते हैं, उनको एक डेबिट और क्रेडिट के रूप में हम एक उसके अंतर्गत लिख लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट के अंतर्गत उसको हम लिख लेते हैं और उसका टोटल लगा देते हैं, तो वो तलपट कहलाता है। ठीक है, अब तलपट से की परिभाषा आपको देकर रखी प्रोफेसर रोलन के अनुसार। तो बाकियों की जुड़ी हुई और मिली हुई अंतिम सूची तलपट कहलाती है। मतलब कि जो आपका बैलेंस निकला हुआ है, उन बैलेंस को आपको डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करना है और योग का मिलान करना है। ठीक है, यह करने के उद्देश्य से खातों के शेषों की तालिका तैयार जो हम करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, तलपट कहलाएगा। भाटली भाई के अनुसार तलपट खाता बही के नाम और जमा शेष को लेकर बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पुस्तकीय गणित संबंधी सूत्रता की जांच करना होता है। कॉटर के अनुसार तलपट उन नाम और जमा शेषों की अनुसूची या सूची है जो खाता बही के खातों से निकाली जाती है, और इसमें रोकड़ पुस्तक का रोकड़ शेष और बैंक शेष भी सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तलपट खातों के योग अथवा शेषों की वह सूची होती है जिसमें नाम और जमा के मिल जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों की खतौनी हो चुकी है। खाता बही में गणित संबंधी अशुद्धि नहीं होती। तो क्या करना है कि हमको तलपट में डेबिट और क्रेडिट में जो हमारे लेज़र अकाउंट्स के जो बैलेंस है उनको ट्रांसफ़र करना है और इनका टोटल लगाना है, और दो तरफ का टोटल आपको मैच करना है। और अगर टोटल इक्वल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर टोटल इक्वल नहीं होता तो हमें उस कारण का पता लगाकर हमारे अशुद्धि को जानना रहता है। तो ये तलपट कहलाता है। अब तलपट बनाने के उद्देश्य क्या है हमारे पास, ये तलपट क्यों बनाया जाता है, आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता की बात करें तो तलपट समस्त खातों की एक सूची होती है। यह खातों के दोनों पक्षों को योग अथवा शेष के दर्शाने का एक विवरण होता है। इसे कागज पर पृथक से तैयार किया जाता है। इसे बनाने का उद्देश्य खातों में की गई खतौनी की जांच करना होता है। इससे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। सबसे पहले गणितीय शुद्धता की जांच करना। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, गणितीय शुद्धता की जांच यानी कि जब आप टोटल लगाते हैं तो टोटल आपका कम ज़्यादा हो सकता है, आपका बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है, आप घटा कर रख सकते हैं। तो तलपट बनाने से हमें दोनों स्तंभों का योग जो है वो समान आएगा कि नहीं आएगा ये पता चल जाएगा। अगर आपका गणित संबंधी शुद्धता की जांच, अगर मतलब आपने वहाँ पर कुछ टोटल गलत लगा रखा है तो दोनों योग समान नहीं आएंगे, और अगर आपने टोटल सही लगा रखे तो आपके दोनों योग समान आएंगे। उसके बाद दोहरे लेखे का सिद्धांत का पालन हो जाता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, यानी कि अगर आपने कोई एक अकाउंट डेबिट कर रखा है तो उससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, और अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम का सही से पालन किया है तो आपका जो है ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट क्रेडिट के अनुसार बिल्कुल सही बनेगा। इसका दोनों स्तंभ का योग टोटल मिल जाएगा, और अगर इसमें कोई त्रुटि अगर होगी, कोई गलती अगर होती है तो इसका टोटल आपका नहीं मिल पाएगा। अंतिम खातों के लिए सामग्री। तलपट का उद्देश्य अंतिम खातों को तैयार करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करना होता है। तलपट में खाता बही की सूत्र का ज्ञान हो जाता है, जिससे अंतिम खाते बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं।
तो तलपट से हमें पता चल जाता है कि हमारी असेट्स कितनी हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारी इनकम कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको तलपट के माध्यम से पता चल जाती है। तो हम हमारे फाइनल अकाउंट जो है, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है, वो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। संपत्ति और दायित्व का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो तलपट बनाने से हमारी संपत्ति के बारे में और दायित्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। खातों का शेषों का ज्ञान हो जाएगा। तलपट में किसी भी खाते का शेष सरलता से और शीघ्र जाना जा सकता है। देनदार और लेनदार हमारे कितने हैं, मतलब कि कितनों को पैसा देना है, कितनों से पैसा लेना है, इसकी जानकारी भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। खतौनी का मिलान हो जाता है। जो लेज़र हमने बनाया है वो सही बनी है या गलत बनी है, इसका सही तरीके से हमको ज्ञान हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद अब तलपट बनाने के नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना रहता है। तलपट बनाने के लिए ये एक निश्चित तिथि को बनाया जाएगा, मतलब कि साल के एंड में बनाया जाता है। अतः इस पर बनाने की तिथि बिल्कुल अवश्य लिखना चाहिए ऊपर। तलपट सदैव खाता बही के आधार पर तैयार होता है, मतलब कि जो लेज़र आपने बनाई है उस लेज़र के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए के पहले सभी खातों में खतौनी पूरी होनी चाहिए, मतलब पहले लेज़र पूरी बनाना है आपको, उनका बैलेंस निकालना है और तलपट के खानों के दोनों पक्षों के योग अथवा शेषों की सहायता से ही बनाया जाता है। तो तलपट जो होता है वो लेज़र के दोनों योग से ही बनता है, दोनों के बैलेंस से बनता है। तलपट में सभी खाते सम्मिलित किए जाते हैं। जिन खातों के दोनों पक्षों का योग बराबर है तो उनको भी लिखा जाएगा, उनको छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि, तलपट कितनी विधियों से बनाया जाता है। सबसे पहले जो होता है तलपट जो होता है वो 4 विधियों से बनाया जाता है। पहला होता है टोटल मेथड, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो लेज़र हमने तैयार किया था उसके डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल होता है, जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का छोटा है, तो हम घटाकर उसको बैलेंस में लिख देते हैं। लेकिन टोटल मेथड में हमको ऐसा नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो पूरा लिखना है, जो क्रेडिट का टोटल आता है वो पूरा लिखना रहता है। ठीक है, तो ये टोटल मेथड होगा। और इसका जो लास्ट में जो टोटल आएगा वो दोनों तरफ का बराबर बराबर आता है। उसके बाद सेकंड मेथड होती है बंद खाते को छोड़कर टोटल मेथड, यानी कि बंद खाते को छोड़कर योग विधि, यानी कि बाय टोटल मेथड एग्जाइडिंग क्लोज अकाउंट। अब क्लोज अकाउंट क्या हो गया कि जिनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल समान होता है, जैसे कि मान लो कोई रामधरन है या राम कुमार का खाता है जिसके डेबिट में 5,000 रुपये निकल रहा है लेज़र अकाउंट के अंतर्गत और क्रेडिट में भी टोटल उसका 5,000 रुपये आ रहा है, तो ये होगा बंद खाते। यहाँ बैलेंस नहीं निकला तो भी हम उस एंट्री को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा मीन्स क्या है कि केवल नाम लिखकर डेट लगा देंगे हम, तो इसे बोलेंगे हम बंद खाते को छोड़कर योग विधि। और एक होता है शेष मेथड। शेष मेथड के अंतर्गत क्या होता है, बैलेंस मेथड जिसको हम बोलते हैं कि डेबिट का जो टोटल है और क्रेडिट का जो टोटल है, जिसमें से जो भी छोटा टोटल होता है वो घटाकर हम उसको बड़े टोटल की तरफ लिखते हैं। जैसे एट एग्जाम्पल कैश हमको लिखा है डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में लिखा है 20,000, तो 50,000 में से 20,000 घटाकर डेबिट में हम लिखेंगे 30,000 रुपये। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट में जहाँ पर भी बड़ा अमाउंट आएगा छोटे अमाउंट को घटाकर उस तरफ हमको उसको लिखना रहता है। तो ये होता है बैलेंस मेथड। और चौथी मेथड होती है हमारे पास टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो जो पहली मेथड होगी और जो तीसरी मेथड होगी, दोनों में अमाउंट का टोटल जो होता है वो अलग अलग बनाकर, डेबिट क्रेडिट का अलग बनाकर हम दोनों मेथड को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो ये हमारे पास एक सारणी देकर रखी है, एक टेबल देकर रखी है जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की चीज़ें लिखी हुई हैं कि डेबिट में क्या आना है, क्रेडिट में क्या आना है। ठीक है, तो अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो आप इसको याद करके हम इसमें से देख के हम अकाउंट्स के सवाल कर सकते हैं। जनरली जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं सब डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम होती हैं, जितने भी गेन्स होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं सब क्रेडिट होती हैं।
ये फंडा आपको याद रहना चाहिए, और अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। अब इसका जो कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स ये हैं कि सामान्य जो दशा होती है, यानी कि जो जनरल कंडीशंस होती हैं, उसके अंतर्गत ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाता है, और जबकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, क्योंकि एक प्रकार का एडजस्टमेंट होता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक वो जो है आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हिंदी में बिके हुए माल की लागत बोलते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट यानी क्रय समायोजन बोलते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि मटेरियल यानी कि सामग्री का जो उपयोग है वो बोलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें दी हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपके सवाल में दिया हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट जो होता है वो डेबिट होता है। फिर ओपनिंग स्टॉक वहाँ पर नहीं आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो डेबिट में आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सबका एडजस्टमेंट एक साथ हो जाता है। तो अगर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है, क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट करना है। फिर उस केस में ओपनिंग स्टॉक, परचेस और किसी प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद अकाउंट्स में कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो आपकी एक्सपेंसेस भी हो सकती हैं और आपकी इनकम भी हो सकती हैं। जैसे तेरे जाने का गम और ना, जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन और रेंट, ये हमारी क्या है, एक्सपेंसेस भी हैं और ये हमारी इनकम भी है। और अगर इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा शब्द नहीं लगाया गया है जिससे हमें ये पता चले कि असेट्स क्या है, मतलब इनकम है कि ये एक्सपेंसेस है, तो आपको इसको हमेशा एक्सपेंसेस ही मानकर लिखना है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ स्पष्ट कर दिया गया है, जैसे इन रिसीव्ड लिख दिया गया है, तो फिर हम इसको इनकम मानेंगे। क्रेडिट लिख दिया गया है तो भी इसको इनकम मानेंगे। ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री होती है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि जब हमने ट्रायल बैलेंस को सही तरीके से, सही नियमों के साथ बनाया है, डेबिट क्रेडिट का सही सारी चीज़ें लिखी हैं, टोटल लगाएंगे, और फिर भी टोटल हमारा जो है वो मैच नहीं हो रहा है, एक दूसरे से डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। जैसे सपोज डेबिट का टोटल 10,000 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 9,800 आ रहा है, तो क्रेडिट में 200 रुपये कम आ रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट लिख के क्रेडिट में 200 रुपये हम डाल देंगे, दोनों तरफ का टोटल बराबर बराबर आ जाएगा। अब सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं कि आपको मैं इसका परफार्मर बता देता हूँ कि परफार्मर क्या होता है, कैसे बनता है इसका। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट दिया हो साल का, 31 मार्च 2018। फिर सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, इस हिसाब से आपको इसको बनाना है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के इसके सारे सवाल आप लोग करके देखेंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।